नहीं होगा अगर इनफाइनाइट वायर है। तो हम उस चीज़ को दोबारा देखते हैं। इस वायर का हमको लैम्डा दे रखा है, लैम्डा लिखो जरा कॉपी में। लैम्डा क्या होता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है 1 मीटर वायर के ऊपर या 1 मीटर इस लाइन के ऊपर कितना चार्ज होगा। ये पूरी लाइन चार्ज है बेटा, ये चार्ज है सब जगह, ऐसे प्लस प्लस ऐसे ऐसे, ठीक है। ध्यान देना, यहां पर एक पॉइंट है पॉइंट पी, यहां पर एक पॉइंट है पॉइंट पी। तो सबसे पहले मैं आपको ये कन्विंस करूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी। वंस वी आर क्लियर अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देन वी आर गोइंग टू सॉल्व इट यूजिंग द गॉस लॉ। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी निकाल देंगे, बट अभी हम पहले कन्विंस होते हैं, इस चीज़ से सहमत होते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी। ध्यान देना ज़रा, ये पॉइंट पी है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो यहाँ पर हम इस तरह डॉटेड लाइन बना देते हैं विच इज़ द परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री है। तो आप सोचो यहाँ पर अगर मैं एक छोटा सा चार्ज का एलिमेंट लेता हूँ तो उस छोटे से एलिमेंट की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कुछ ऐसे होगी, इस तरफ। इसको DE बोल रहा हूँ मैं, इस छोटे से एलिमेंट की वजह से। ये एलिमेंट मान लो यहाँ से x की दूरी पर है, x की दूरी पर, तो इसी तरह से यहाँ से x दूरी नीचे एक और छोटा सा एलिमेंट होगा ऐसे, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुछ ऐसे होगा। ये जो दोनों DE है इनका मैग्नीट्यूड बराबर होगा, है ना, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ये दोनों चार्जेस बराबर हैं और ये दोनों DE भी बराबर है। अब देखो जरा, अगर मैं इस DE का कंपोनेंट देखूँ, इस DE का, तो एक ऊपर होगा और बेटा इस DE का एक कंपोनेंट नीचे होगा। तो ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट मतलब y कंपोनेंट्स आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, लेकिन जो x कंपोनेंट होंगे ये वाले DE का ये वाला कंपोनेंट, ये आपस में क्या होते जाएंगे? ये आपस में ऐड होते जाएंगे। तो इसका मतलब यहां पर पॉइंट P पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बेटा वो कुछ ऐसे होगी। ये तो मैंने दो एलिमेंट्स की बात करी, फिर आप यहाँ पे एक एलिमेंट सोच लो, एक एलिमेंट यहाँ सोच लो, फिर एक एलिमेंट यहाँ ले लेना, एक यहाँ ले लेना। तो इन सब कॉरस्पॉन्डिंग पेयर्स की वजह से ये वाले कंपोनेंट कटते चले जाएंगे और ये वाले कंपोनेंट ऐड होते चले जाएंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इस वायर से या इस लाइन से ऐसे रेडियली अवे होगा। अब मान लो इस वायर से ये r डिस्टेंस पे था पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट है ऐसे बाहर, बोर्ड के बाहर, ध्यान से सुनना, इस लाइन से यहाँ पे r डिस्टेंस, जैसे r डिस्टेंस बोर्ड पे था ना, उसी तरह से r डिस्टेंस ऐसे बाहर है, ऐसे थोड़ा एंगल पे यहाँ पे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेटे ऐसे बाहर की साइड, मतलब तार से जो लाइन आ रही है ना इस पॉइंट पे, उसी का एक्सटेंशन होगा ऐसे बाहर की तरफ। तार से जो लाइन जा रही थी इस पॉइंट पे, उसी का एक्सटेंशन था इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे आए तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, मान लो यहाँ पे आए r डिस्टेंस, ये भी r डिस्टेंस है, तो ये लाइन आ रही है यहाँ पे, इसी का एक्सटेंशन ऐसे। तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इस तार के आसपास ऐसे रेडियली आउटवर्ड्स होगा। कैन यू इमेजिन दैट? कैन यू इमेजिन दैट? अगर मैं उसका आपको डायग्राम बना के दिखाऊं तो कुछ ऐसा आता है। जैसे मान लो ये वायर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसमें हर तरफ इस तार के आसपास वो कुछ ऐसा होगा, ऐसा रेडियली आउटवर्ड्स। लाइक दिस। ये तार से शुरू होगा और ऐसे बाहर की साइड जा रहा होगा हर तरफ, ऐसे 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 एंड सो ऑन। नाउ लुक एट वन मोर थिंग। अगर मैं आपसे बोलता हूं ये सारे पॉइंट्स r डिस्टेंस पे थे, तो हर जगह बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर की साइड होगा ऐसे, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। सोचो जरा, ये डिफरेंट टाइप की सिमेट्री आ गई इस बार स्फेरिकल सिमेट्री नहीं है। अब ध्यान देना, अगर मैं बोलता हूं यहां पर पॉइंट P था और हमने इस तरह से एक सर्कल बनाकर उसके हर उस पर देख लिया था इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट P के नीचे यहाँ पर सेम डिस्टेंस पे यहाँ पे एक पॉइंट है Q, ये भी r डिस्टेंस पे है, तो क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं होगा? सोचो, अगर मान लो यहाँ पर एक और पॉइंट है R, क्या इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के बराबर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो हम ये बोलेंगे कि इस तरह से बेटा ये सिर्फ एक सर्कल नहीं बनेगा ऐसे जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा, ये एक पूरा सिलेंडर बन जाएगा ऐसे। ये पॉइंट्स हो गए, फिर उसके बाद ऐसे पूरा ऐसे, ये आधा सिलेंडर है बोर्ड के बाहर की साइड, आधा सिलेंडर बोर्ड के पीछे है। उस पूरे सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस पे हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा। अरे भाई नेचुरल सी बात है यार, अगर मैं यहाँ पर एक सिलेंडर एज्यूम कर लूँ, उस सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड सरफेस का हर पॉइंट इस लाइन से बराबर डिस्टेंस पे है। कर्व्ड सरफेस का हर पॉइंट इस लाइन से बराबर डिस्टेंस पे। क्यों? क्योंकि ये लाइन उस सिलेंडर का एक्सिस है।
ये लाइन उस सिलेंडर का एक्सिस है, समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो जो सिलेंडर होता है उसका जो एक्सिस होता है, सिलेंडर ऐसे है, ऐसे, ये सिलेंडर का एक्सिस है जो बीच में जा रहा है ये, तो सिलेंडर का एक्सिस हर पॉइंट से सिलेंडर के बराबर डिस्टेंस पे होता है। कर्व सरफेस से हर पॉइंट पे क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस पे होता है। अब ध्यान से सुनना, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियल आउटवर्ड ऐसे जा भी रहा है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का को अगर हम देखें, यहां पे मैंने बना के दिखाया, ये सिलेंडर ऐसे है, क्या आप कुछ समझ पा रहे हो इसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी कर्व्ड सरफेस पे जो पॉइंट होगा वहां से ऐसे बाहर की साइड आ रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे बाहर की साइड आ रहा होगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? तो एट एवरी पॉइंट ऑफ द ऐसे है, तो एट एवरी पॉइंट ऑफ द कर्व्ड सरफेस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रेडियली आउटवर्ड्स। ये चलो, तो वंस वी हैव थॉट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज, नाउ इट इज द टाइम टू डिराइव द इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड ड्यू टू इट। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि एक इस तरह से इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज को एज्यूम कर लेंगे। तो ये जो इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज है इसको लेंगे हम लैम्डा। लैम्डा इसके ऊपर लीनियर चार्ज डेंसिटी को बोला गया है। फिर हम क्या करेंगे, यहां से r डिस्टेंस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इस r डिस्टेंस पे हम एक इस तरह का सिलेंडर कंस्ट्रक्ट करेंगे। ध्यान देना जरा, इट इज गोइंग टू बी अ यूनिफॉर्म सिलेंडर लाइक दिस। ठीक है, इट्स अ यूनिफॉर्म सिलेंडर। इस यूनिफॉर्म सिलेंडर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो ऐसी होंगी, ऐसे होंगी। आप यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट बना करके उसमें से भी दिखा सकते हो कि भाई वहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आता हुआ दिख रहा है, ऐसे बाहर की साइड आता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड नजर आएगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो कर्व्ड सरफेस है इसका हर पॉइंट इस लाइन से बराबर r डिस्टेंस पर है। ये पूरा कर्व्ड सरफेस r डिस्टेंस पर है इस एक्सिस से, ब्लैक वाले से। तो इसलिए हर पॉइंट पे कर्व्ड सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा। लिखो जरा इस चीज को। इस तरह की सिमेट्री को बेटा बोलते हैं सिलेंड्रिकल सिमेट्री। यहां पर स्फेरिकल सिमेट्री नहीं है। जब पॉइंट चार्ज होते हैं या फिर जब स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो वहां पर स्फेरिकल सिमेट्री होती है, लेकिन यहाँ पे कौन सी सिमेट्री है, यहाँ पे सिलेंड्रिकल सिमेट्री है। तो सिलेंड्रिकल सिमेट्री में क्या होता है कि जब भी एक लाइन ऑफ चार्ज होता है तो उसके आसपास एक ऐसा सिलेंडर बन जाता है, एक ऐसा सिलेंडर बन जाता है जिसके कर्व्ड सरफेस एरिया पे हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होता है, पहली बात। दूसरी बात, हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है उस कर्व्ड सरफेस से रेडियली आउटवर्ड निकल रही होती है, और रेडियली आउटवर्ड निकलने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और यहां पर जो एरिया वेक्टर होता है बेटा, यहां पर जो एरिया वेक्टर होता है वो दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाते हैं। यही सिलेंड्रिकल सिमेट्री है। तो हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे मान लो यहां पे अगर एक आप एलिमेंट एज्यूम कर लो तो उस एलिमेंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो भी ई होगा, और उस एलिमेंट का जो एरिया वेक्टर होगा वो ऐसे बाहर की साइड ए वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ पा रहे हो इस चीज़ को? थोड़ा इमेजिनेशन वाली बात है, लेकिन आई होप मैंने समझाने की कोशिश की, आपको समझ में आई। देखो जरा, अब इसमें 3 सरफेस है बेटा सिलेंडर में। ये सरफेस ऊपर वाला जो ये कैप है, ढोलक जिस पे ढोलक बजाते हैं, ये सेकंड जो कि कर्व्ड सरफेस बोला जा रहा है, ये थर्ड जो कि नीचे ढोलक का दूसरा वाला पार्ट। तो सिलेंडर का एक ऊपर से ढक्कन, एक नीचे से ढक्कन, और एक ये कर्व्ड सरफेस। ध्यान से देखना, मैं बोलूँगा कि जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स बाय डेफिनेशन इज ई डॉट डी एस। ध्यान से देखना, ऐसे कर्व पूरे क्लोज सरफेस का यही होता है फ्लक्स। लेकिन यहां पर मैं इसको 3 पार्ट्स में ब्रेक करूंगा। यूनिक चीज है ये, ई डॉट डी एस,
ई डॉट डी एस, ध्यान से देखना, फर्स्ट सरफेस पे प्लस ई डॉट डी एस सेकेंड सरफेस पे प्लस थर्ड सरफेस पे ई डॉट डी एस। तो तीनों सरफेस पे ई डॉट डी एस जो है मैं उनको ऐड करूंगा, तब जाके मैं बोलूंगा कि ई डॉट डी एस पूरे क्लोज सरफेस का आ गया है, जब मैं इन तीनों को आपस में ऐड कर दूंगा। अब सवाल ये उठता है कि मुझे कैलकुलेट करना है ये तीनों, ठीक है। अब ढक्कन की बात करते हैं बेटा, ढक्कन को देखो, ये जो ढक्कन है ऊपर वाला, इसका एरिया वेक्टर ऐसे है, इस ढक्कन का एरिया वेक्टर ऐसे है, और यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वाला, वो ऐसे 90 पे। तो आप मुझे बताओ, क्या ये वाले एरिया वेक्टर्स इस फ्लैट ढक्कन को, एरिया वेक्टर ऐसे हैं, ऐसे तार से शुरू होकर ऐसे बाहर की साइड है, तो क्या वो इस हॉरिजॉन्टल जो ऊपर कैप है इस सिलेंडर की या ढक्कन जिसको हम बोल रहे हैं, क्या उसको काटेगा? कभी भी, कभी भी नहीं काटेगा। तो हम ये बोलेंगे कि ये जो फ्लक्स फर्स्ट वाले सरफेस में है ये जीरो हो गया। उसी लॉजिक से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, ऐसे, कहीं पर भी ये काट नहीं पाएगा इसको, इसके पैरेलल है। तो नीचे वाले सरफेस पे भी ये चीज कितनी हो गई? जीरो। अब जब आप इसको जीरो लिखेंगे तो स्कूल में आपको इसका रीजन लिखना पड़ेगा। आप रीजन लिखेंगे, लिखो जरा अपनी कॉपी में, ये दोनों इंटीग्रल जीरो बोलते हो, आपको वहां पर लिखना पड़ेगा कि क्यों आप इसको जीरो बोल रहे हो। तो उसका रीजन ये है, लिखो जरा, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू सरफेस नंबर 1 and 3 and hence the electric field lines do not cut these surfaces and hence the flux through these two surfaces is zero। तो कहानी अब क्या बची? कहानी अब बची केवल और केवल कर्व्ड सरफेस की, और उसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर कर्व्ड सरफेस पे हर जगह पे एक ही डायरेक्शन में होते हैं। तो इसका मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। तो हम बोलेंगे, अच्छा देखो यहां गोला था बेटा, यहां 3 जगह मैंने गोला नहीं लगाया, देख पा रहे हो, ये बाय डिफॉल्ट है, मतलब सॉरी दिस इज बाय डिजाइन। क्यों? क्योंकि बेटा ऊपर वाला जो सरफेस है अकेला वो क्लोज नहीं है, नीचे वाला सरफेस जो है अकेला वो क्लोज नहीं है, और ये जो कर्व्ड सरफेस है अकेला ये भी क्लोज नहीं है, ये तीनों क्लोज नहीं है। तो इसलिए, लेकिन जब तीनों को मिला देते हैं तो क्लोज बन जाता है। तो हमको निकालना तो था फ्लक्स क्लोज सरफेस में, हमने उसको 3 ओपन सरफेस में डिवाइड करा, और इसलिए क्योंकि ये ओपन सरफेस का फ्लक्स निकाल रहे हैं ये तीनों एक्सप्रेशन, इसलिए यहां पर गोला नहीं लगना, यहां पर गोला नहीं लगना है, याद रखना। नाउ अब मेरे को सेकंड वाला निकालना है, ध्यान दो जरा, ई डॉट डी एस थ्रू द सेकेंड सरफेस। तो हम यहां पर लिखना चाहो तो लिख लो, दिस इज द फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस। नाउ इमेजिन दिस इज इक्वल टू ई डी एस, ये डी ए है, डी ए या डी एस जो भी आप इसको बोलना चाहो, ई डी एस कॉस 0 इंटीग्रेशन। कॉस 0 तो 1 होता है, ये केवल ई डी एस बचा। मैंने आपको बोल दिया कि कर्व सरफेस का हर पॉइंट इस तार से, बीच वाली तार से बराबर डिस्टेंस पे है, तो ई हर जगह सेम होगा, मैग्नीट्यूड वाइज इलेक्ट्रिक फील्ड हैज टू बी द सेम। देयर इज नो रीजन कि अगर मैं इसको तार मानता हूँ, इसके आसपास एक सिलेंडर बनाता हूँ, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ होगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगा, सेम डिस्टेंस पे नहीं हो सकता। तो जितना ये डिस्टेंस उतना ये डिस्टेंस उतना ये भी डिस्टेंस है, सब कर्व सरफेस का डिस्टेंस हर जगह से इस तार से सेम है, और इसलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होने के लिए बाहर निकल जाएगा, इट विल कम आउट ऑफ द इंटीग्रल, क्या बन जाएगा? ई डी एस इंटीग्रेशन। ये जो मैंने गॉसियन सरफेस एज्यूम करा है ना, इसके बारे में मैंने आपको लिखवाया नहीं, तो सबसे ऊपर लिखो एज्यूम या कंसीडर अ गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल r, लेंथ l, with axis on the wire, with axis on the line of charge, not wire, line of charge। तो ये आ गया आंसर, बताओ क्या होगा? ई को तो बाहर रहने दो, ds, सारे ds का सम, छोटे छोटे ds, ये ds, 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 इन सब का सम, कर्व सरफेस एरिया पे सारे छोटे छोटे एरियाज को ऐड कर दिया, कितना आता है? कर्व सरफेस एरिया बचपन में सीखा हुआ है, होता है बेटा 2 पाई r l। ये आ गया आंसर। ये फ्लक्स निकल के आ गया फ्लक्स की डेफिनेशन से, ध्यान देना, ये r और ये l, ये दोनों किसके हैं? ये गॉसियन सरफेस के हैं। याद करो जब हमने स्फीयर माना था, तो यही एक्सप्रेशन क्या बना था? आया कुछ याद? E इंटू 4 पाई स्मॉल r का स्क्वायर। तो स्फीयर में वो एक्सप्रेशन, और सिलेंडर जब भी यूज होगा आगे से मैं सीधा ये लिखूंगा। ये एरिया कर्व्ड सरफेस का एरिया, नोट कर लो जरा, ये कर्व्ड सरफेस का एरिया है। सिलेंडर के इन दोनों सरफेसेस में से फ्लक्स नहीं निकल रहा, केवल कहां से निकल रही है फील्ड लाइंस? केवल कर्व्ड सरफेस में से। क्लियर?
आगे चलते हैं। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन क्या होगी? सेकेंड इक्वेशन में मुझे इस सिलेंडर के अंदर टोटल चार्ज कितना है, सिलेंडर की लंबाई L ले रखी है, इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है वो देखना है। तो फ्लक्स में लिखूंगा फ्रॉम गॉस लॉ, दिस इज फ्रॉम गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या बोलता है भैया कि फ्लक्स होता है Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज एनक्लोज कितना है इसके अंदर, L लंबाई में कितना चार्ज होगा, 1 मीटर में लैम्डा, 1 मीटर में लैम्डा, तो L मीटर में कितना, तो ये हो जाएगा बेटा लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, दोनों की LHS सेम है तो RHS इक्वेट हो जाएगी। करो RHS को इक्वेट, देखें क्या आता है आंसर। तो हम बोलेंगे E इंटू 2 पाई RL इज इक्वल टू लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। L से L को काटो, ये सब नीचे ले जाओ, तो E की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ध्यान देने वाली बात, इसको लिखने का अलग स्टाइल भी है, इसको लिखने का एक और स्टाइल है। क्या है वो स्टाइल? 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो आ जाएगा 2 लैम्डा इंटू नीचे रह जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये 1 बाय ये चीज के लिखी आ सकती है ना, तो इसको ऐसे भी लिख देते हैं 2k लैम्डा बाय R, 2k लैम्डा बाय R। तो ये रट लो, ये रट लो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज इज इक्वल टू दिस मच और दिस मच। डायरेक्शन कैसी है बेटा, हर तरफ से बाहर निकलती हुई, पीछे की साइड भी। क्लियर है? क्लियर है? समझ में आ गई बात? बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, रेडियली आउटवर्ड्स। तो ये डायरेक्शन भी लिख लेना इसके साथ में, रेडियली आउटवर्ड्स। कभी कभी बुक्स में ऐसे भी लिख देते हैं बेटा आर कैप, क्योंकि वो ऐसे बोलते हैं कि ये वाला वेक्टर आर वेक्टर है, ये वाला, तो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की इसी तरफ है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आर कैप, आर कैप मतलब यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आर। ओके गाइज, so on page number 48 of your NCERT there is a question on the topic that we have just completed, and the question number is question number 1.23. Please have a look at the question and then we'll solve it on the board. If you want you can pause it for some time and try to solve the question. देखते हैं क्या दे रखा है आपको। दे रखा है कि इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज है, उससे 2 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट है, पॉइंट P। पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेटा या तो वैसे होगा या ऐसे होगा, डिपेंडिंग ऑन यहाँ चार्ज प्लस है कि यहाँ चार्ज माइनस है। अगर प्लस होगा तो बाहर की तरफ होगा, नेगेटिव होगा तो अंदर की साइड होगा। तो हमको उससे मतलब नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमको दे रखी है 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। 9 है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, 2 सेंटीमीटर दूर। और बोला बताओ जी लैम्डा की वैल्यू कितनी है। ठीक है, सीधा फॉर्मूला पुट करना है, आंसर निकालना है। मैं कर रहा हूँ आपके सामने। तो आपको पता है 2k लैम्डा बाय R ये होता है E, और ये दे रखा है 9 × 10⁴। पुट करते हैं, ये होता है 2k का मतलब होता है 9 × 10⁹ इंटू लैम्डा अननोन, R की वैल्यू है 2 × 10⁻² इज इक्वल टू 9 × 10⁴। ऐसे सोचेंगे तो ये 2 इससे गया, 9 इस 9 के साथ गया, 10⁻² पर जाके 11 बना दिया, उधर चला गया -7 हो गया। तो लैम्डा की वैल्यू आएगी सब सॉल्व करने के बाद, ये 10⁻11 हो जाएगा बेटा इस साइड, उधर जाके -11 हो जाएगा। तो 10⁻4 और 10⁻11 तो ये हो जाएगा 10⁻7 कूलम पर मीटर। लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी है, तो इसका मतलब इस तार के 1 मीटर लंबाई में 10⁻7 कूलम चार्ज पड़ा हुआ है। डू यू अंडरस्टैंड? एक इस पे अच्छा क्वेश्चन और करेंगे। ओके, आपको दे रखा है एक इलेक्ट्रॉन है जो कि यहां से r डिस्टेंस की दूरी पर एक सर्कल में घूम रहा है एक तार के आसपास, लाइक दिस। इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड है v, इस इलेक्ट्रॉन का मास है m। आपको बोला जाता है कि इसकी जो वेलोसिटी है, इसकी जो स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r⁴n पे। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ये एक इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज है जिसके ऊपर लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा यूनिफॉर्मली चार्ज है। यहाँ पर r डिस्टेंस की दूरी पर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे गोल गोल घूम रहा है, उसकी स्पीड है v,
उसका मास है m, आपको दे रखा है कि स्पीड जो है उसकी वो r की पावर n पे डिपेंड करती है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ये क्वेश्चन एक बार जेई मेंस में पूछा गया था। आप वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करें। ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में भी पूछा गया है, ठीक है, तो पॉज करें, ट्राई करें। ओके, किया ट्राई, हुआ, किस किस का हुआ, वेरी गुड। क्या आंसर आया, पक्का, लेट्स सी। तो यहां पे क्या है, यहां पे क्या है कि मेरे को इस इलेक्ट्रॉन को देखना है कि भैया सर्कल में घूम रहा है, सर्कल में कितने रेडियस, आर रेडियस। कैसे घूम रहा है सर्कल में, जब भी कोई बॉडी सर्कल में घूमती है तो आपको तो पता ही है कि सर्कल के सेंटर की तरफ एक नेट फोर्स लगती है उस बॉडी पे। उस फोर्स का नाम है सेंट्रीपीटल फोर्स। क्या नाम है उस फोर्स का, सेंट्रीपीटल फोर्स। जब भी कोई बॉडी सर्कल में घूमती है तो उस बॉडी के ऊपर एक नेट फोर्स सेंटर की तरफ लगती है, नेट फोर्स सेंटर की तरफ। तो इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन पे कोई नेट फोर्स सेंटर की तरफ लग रही होगी। अरे भैया ये कैसे हो गया, ये ऐसे हुआ, ये प्लस लैम्डा है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बाहर की तरफ। कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, 2k लैम्डा बाय आर। ये तो हमने अभी पढ़ा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस इलेक्ट्रॉन पे जो कि एक नेगेटिव चार्ज है, फोर्स लगेगी अंदर की तरफ, फोर्स लगेगी अंदर की तरफ। वो फोर्स कितनी होगी, ये जो फोर्स होगी, दिस फोर्स विल बी इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे ये फोर्स निकालने का तो बचपन से तरीका पता है ना आपको, लेक्चर नंबर 1 से, कि फोर्स ऑन एनी चार्ज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू Q इंटू ई। तो यहाँ पे वही लगा है, Q चार्ज इंटू ई, डायरेक्शन अंदर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट लगती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स अंदर लगी। यही वो फोर्स है, इस इलेक्ट्रॉन पर और कोई फोर्स नहीं है। क्वेश्चन में दे रखा था इग्नोर ग्रेविटी, तो यही वो फोर्स है जो इस इलेक्ट्रॉन को गोल 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 घुमा रही है। तो इसका मतलब यही फोर्स किसके बराबर है, mv² बाय आर। यही फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही है। तो आर को काट दो नीचे से, v की वैल्यू निकाल लो, क्या आ रही है, 2k लैम्डा बाय ई m का रूट, ये आ गया v। अरे इस v के एक्सप्रेशन में तो r दिख ही नहीं रहा, r तो कट ही गया दोनों तरफ से। तो इसका मतलब यहां पे r की बार क्या है, 0। तो n इक्वल टू 0 वॉज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। आई होप इट इज क्लियर, सब लोगों को समझ में आ गया। एक एनसीईआरटी का सॉल्व्ड एग्जांपल और है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1.13। मैं आपको पेज नंबर बताता हूं। दिस इज द सॉल्व्ड एग्जांपल 1.13 फ्रॉम एनसीईआरटी। दिस इज ऑन पेज नंबर 40। प्लीज आप एक बार क्वेश्चन को देखें। काफी खतरनाक क्वेश्चन लगता है देखने में, लेकिन है आसान। अगर हम कॉन्सेप्ट समझ गए तो बहुत आसान है। स्फेरिकल सिमेट्री का क्वेश्चन है, उन्होंने ये बोला, मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। आप एक बार फिर भी वीडियो को पॉज करके ज़रा अपनी हिम्मत को बढ़ाने के लिए क्वेश्चन को पढ़ें, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, है ना। उससे ज़्यादा कुछ ना करें, वापस आ जाएं। तो करना क्या है कि आपको दे रखा है यहाँ पर एक बीच में पॉइंट चार्ज न्यूक्लियस है, पॉइंट साइज का न्यूक्लियस है, एटॉमिक नंबर है Z। तो न्यूक्लियर चार्ज होगा बेटा, मैं पॉइंट चार्ज ना बनाकर थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ कि मुझे उसके अंदर कुछ लिखना है, लेकिन आप समझ जाना है पॉइंट है। तो ये है बेटा प्लस ZE, इसके ऊपर चार्ज है न्यूक्लियर चार्ज प्लस ZE। कैसे, Z इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड E इज द चार्ज ऑन द प्रोटॉन। तो ओवरऑल जो न्यूक्लियस पे चार्ज होता है कभी भी, तो वो होता है Z इंटू E। फिर उन्होंने बोला है कि यहाँ पे इसके आसपास, मतलब ये एक रैंडम मॉडल एज्यूम किया गया, उसके आसपास जो वॉल्यूम है उसमें अप टू अ डिस्टेंस कैपिटल R, ये मैं हटा दूँ, समझ गए हो ना, ये प्लस ZE है यहाँ पे। अप टू अ डिस्टेंस कैपिटल R तक इलेक्ट्रॉन्स यूनिफॉर्मली चार्ज करके भर रखे हैं। ये इलेक्ट्रॉन है सारे यहाँ पे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज जैसे यूनिफॉर्मली स्प्रेडेड है इस वॉल्यूम में, लाइक दिस, ठीक है। तो ये तो पॉइंट चार्ज है, ये न्यूक्लियस है ऐसे पॉइंट चार्ज, ये न्यूक्लियस है यहाँ पे। तो मान लो यहाँ पे ZE पड़ा हुआ है, यहाँ पे प्लस ZE। तो उसने आपसे बोला कि एटम के अंदर, ये एटम हो गया बेटा पूरा, ये न्यूक्लियस हो गया, और उसके आसपास ये नेगेटिव चार्ज इस तरह से फैला हुआ है। कैसे फैला हुआ उससे मतलब नहीं है, इलेक्ट्रॉन है जो भी है इस तरह से मतलब पूरे रीजन में यूनिफॉर्मली स्प्रेड है। यूनिफॉर्मली मतलब एक तरह की वॉल्यूम बना रखी है, स्फेरिकल वॉल्यूम नेगेटिव चार्ज की। अब क्वेश्चन में आपसे बोला कि इस एटम के अंदर एक पॉइंट ले लो, यहाँ पे ये डिस्टेंस मान लो अपना फेवरेट काम शुरू हो गया। ये डिस्टेंस मान लो बेटा स्मॉल r, और ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। मतलब जब स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से कम है
तो इसका मतलब एटम के अंदर हो, सो दिस इज इनसाइड एटम, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। तो यही फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं। जब आर की वैल्यू कैपिटल आर से कम होगी तो उस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा, ध्यान दो। तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर एक बना देना गॉसियन सरफेस। कैसा गॉसियन सरफेस बनाएंगे बेटा, स्फेरिकल। कैसा गॉसियन सरफेस बनाएंगे, स्फेरिकल। और जो स्फेरिकल सिमेट्री में हमने सीखा है वो सब मैं डायरेक्टली यहाँ पे लगाऊंगा। देखो कैसे, मैं बोलूँगा इस रीजन के अंदर बेटा नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। कौन से वाला, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे पूरे में इतने वाले पोर्शन में, और इस रीजन के अंदर पूरा का पूरा ZE भी शामिल है। तो ओवरऑल जो इसके अंदर चार्ज है वो पॉजिटिव में तो ZE है और नेगेटिव में कितना है वो मुझे निकालना पड़ेगा, तो देखते हैं जरा। तो हम बोलेंगे इसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज है उसकी कैलकुलेशन करते हैं। पॉजिटिव चार्ज तो क्लियर है, टोटल स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज कितना है बेटा, -ZE। उस स्फीयर की वॉल्यूम कितनी है, 4/3 पाई r³। तो ये क्या निकल के आ गया, दिस इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ द नेगेटिव चार्ज इन दिस वॉल्यूम। दिस इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ द नेगेटिव चार्ज इन दैट वॉल्यूम। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 4/3 पाई r³ से, वेयर स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर, ये जो अंदर वाला गोला है, तो ये जो वॉल्यूम आएगी इससे जब मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 4/3 पाई कट गया, तो क्या आ गया यहाँ से, ZE r³ अपॉन r³, ये माइनस साइन। तो इस वाले पोर्शन में जो नेगेटिव चार्ज है वो इतना है और पॉजिटिव कितना है बेटा, पॉजिटिव है +ZE। यस और नो। तो ये क्या आ गया, दिस इज द टोटल चार्ज प्रेजेंट इन दिस स्फीयर विच हैज बीन शेडेड विद अ रेड पेन। ये टोटल चार्ज आ गया इसके अंदर। अब मुझे अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, मुझे अंदर का चार्ज चाहिए था, क्योंकि हमको पता है गॉस लॉ में Q एनक्लोज आता है, तो वो Q एनक्लोज मैंने पहले ही निकाल लिया। आई हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड द Q एनक्लोज। नाउ प्लीज पे अटेंशन, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हर जगह से ऐसे बाहर होगा, ये समझ लो अच्छे से, बुक में पढ़ोगे कुछ समझ नहीं आएगा, बड़ा मुश्किल लगता है क्वेश्चन देखने में। इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह बराबर होगा। क्यों भाई, किस खुशी में, क्या खुशी है इलेक्ट्रिक फील्ड को सेम रखने की, मैग्नीट्यूड सेम क्यों होगा, खुशी है स्फेरिकल सिमेट्री, जो आपको समझा चुका हूँ कि हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम। ये गॉसियन सरफेस बन गया ये वाला, तो हमने यही बोलना है कि कंस्ट्रक्ट अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल r इनसाइड द एटम। कंस्ट्रक्ट अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल r इनसाइड द एटम। वंस वी डू दैट, हर जगह पे एरिया वेक्टर भी बाहर, ये हर जगह का एरिया वेक्टर स्फीयर में ऐसे आउटवर्ड नॉर्मल होगा ऐसे बाहर, ठीक है। तो हम बोलेंगे फ्लक्स निकालना है पहले, E.ds क्लोज सरफेस है, ये गॉसियन सरफेस जो हमने माना है स्फेरिकल, ये क्लोज्ड है, तो इससे सीधा मैं लिख दूंगा E × 4 पाई r²। ये मेरी हो गई इक्वेशन नंबर 1। इससे पहले कुछ कहानी लिखते थे हम, याद है, रीजन लिखते थे, ये यहाँ से ये क्यों आया, कैसे आया, वो आपको खुद लिखना है, ठीक है। तो जब भी स्फेरिकल सिमेट्री होगी, अब मैं जितने भी क्वेश्चंस करूंगा मैं सीधा फाइल लिखूंगा और सीधा मैं ये लिख दूंगा, तो उस वक्त आप मेरे को शक भरी नज़रों से नहीं देखोगे कि भाई ये कैसे लिख दिया आपने। अगर आपको समझ में नहीं आया तो स्फेरिकल सिमेट्री वाला लेक्चर दोबारा देखो, उसके अंदर बहुत क्लियरली मैंने एक्सप्लेन करा है कि ये वाली चीज़ यहाँ से यहाँ तक कैसे आई है। क्लियर, आगे चलते हैं। अब आपने ये तो लिख दिया, ये तो फ्लक्स हो गया। अब फ्रॉम गॉस लॉ भी तो फ्लक्स होगा, कितना होगा फ्लक्स, फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज एनक्लोज आपकी सहूलियत के लिए लिखा हुआ है, क्या हो जाएगा, चार्ज एनक्लोज हो जाएगा ZE माइनस ZE r³ बाय r³ डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। बोलो, देखने में डर लगेगा, मैं मानता हूं, मुझे भी बहुत लगता था, लेकिन आप तो बहादुर बच्चे हो, है ना, मोदी जी की सरकार चल रही है तो डरने की कोई बात नहीं है। ZE को बाहर ले लो, तो यहाँ पे आएगा ZE, यहाँ से आ जाएगा r³ माइनस r³ डिवाइडेड बाय r³ और साथ में आएगा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये आ गया। अब ये किसके बराबर है, ये है हमारा, ये राइट हैंड साइड है इसकी, ये इसके बराबर रख दो सीधा। सो दिस इज E × 4 पाई r²। ये सब नीचे ले जाओ, ठीक है, थोड़ा सॉल्व कर लो। तो E जो आएगा उसको ऐसे लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, ZE भी रहने दो ऐसे ही। अंदर देखो, ये r³ सब अंदर ले जाओ, r² को भी अंदर ले आओ, अंदर देखते हैं क्या होता है। तो ये आएगा 1/r² माइनस r/एप्सिलॉन
आर क्यूब। सो दिस इज ई इनसाइड बेटा, ये ई इनसाइड निकल गया हमारे लिए, खत्म काम। ई इनसाइड फर्स्ट पार्ट इज ओवर। आई होप इट इज क्लियर। ये क्वेश्चन बोर्ड में पिछले 7-8 साल में 2 या 3 बार पूछा गया, और जब भी पूछा जाता है, ये जो क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 है ना, जो मैंने तीनों आपको करवाए हैं, इन तीनों में से एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर ऑल्टरनेटिव ईयर पूछा जाता है, हर ऑल्टरनेटिव ईयर। इतना इंपॉर्टेंट है तीनों। नाउ वी गोइंग टू डू द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, जिसके अंदर हमको ये एटम है, ये ब्लैक वाला, उसके बाहर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालने को बोला गया। तो हम क्या करेंगे, हम आर डिस्टेंस लेंगे। कौन सा आर डिस्टेंस? इसके सेंटर से आर डिस्टेंस वो डिस्टेंस है जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। फिर से स्फेरिकल सिमेट्री है बेटा, फिर से वही सब कहानी रिपीट होगी। क्या कहानी ये रिपीट होगी कि जो फाई है दैट इज इक्वल टू ई डॉट डी एस ओवर द क्लोज सरफेस, और जिसकी वैल्यू क्या होती है, ई इंटू 4πr²। ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाती है। फिर हम बोलते हैं सेकेंड इक्वेशन में कि फाई निकालना है। कौन से? गॉस लॉ से। गॉस लॉ से फाई निकालते हैं तो फाई क्या आता है? फाई आता है चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप देखो जरा, इस गॉसियन सरफेस के अंदर तो प्लस भी है माइनस भी है, पूरा प्लस जेड ही है और पूरा माइनस जेड ही भी है। पिछली बार क्या था, जब अंदर निकाल रहे थे तो जेड ही तो पूरा था अंदर, लेकिन माइनस जेड ही पूरा नहीं था। इसलिए माइनस जेड ही का हमने वो हिस्सा निकाला था जो उस रेड वाले गॉसियन सरफेस के अंदर था, और फिर उसको इंक्लूड करके हमने एक्सप्रेशन लिख दिया था। लेकिन अभी क्या हुआ कि जेड ई जो है वो दोनों तरफ से है। जेड ई जो है वो मतलब दोनों जेड ई आपस में एक तरह से कैंसिल हो जाएंगे, तो इसके अंदर नेट चार्ज 0 है, तो ये आ जाएगा 0। तो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि भैया फाई 0 हो गया ना। देखो जरा, ये राइट हैंड साइड इक्वेट कर दो, तो क्या आ जाएगा, ई इंटू 4πr² इक्वल टू 0। तो यहाँ से ई आउटसाइड जो होगा दैट विल कम आउट टू 0, एंड दिस विल बी द आंसर टू द क्वेश्चन। आई होप इट इज क्लियर। तो यहाँ पे बेटा हमारा एनसीईआरटी के हिसाब से जो चैप्टर नंबर 1 है इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि अगले आने वाले चैप्टर्स की फाउंडेशन है, वो खत्म होता है फ्रॉम एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू। अभी मैं आपको कम से कम 2 या 3 लेक्चर्स और लूँगा, जिसके अंदर मैं आपको मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा। तो जो इमीडिएटली नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर से हम क्वेश्चन करने चालू करेंगे। तो 3 लेक्चर्स लगभग मैं आपको लूँगा, जिसमें हम पुराने जेई के क्वेश्चंस, कोटा में जो मटेरियल्स मिलते हैं उनके सारे क्वेश्चंस, तो वो सारी चीज़ें हम करेंगे। तो जो बच्चे कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ओरिएंटेड हैं उनको वो अगले 3 लेक्चर ज़रूर देखने चाहिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम होपिंग दैट यू आर लाइकिंग द वीडियोज़ एंड यू आर बेनिफिटिंग फ्रॉम दीज वीडियोज़। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि उनको भी थोड़ा सा फ़ायदा मिल सके। ठीक है, थैंक यू सो मच।